ठीक है दोस्तों, तो मैं वापस आ गया हूँ। आप लोगों को यही लग रहा होगा कि शायद अब इस चैनल पे कभी वीडियो नहीं आने वाली है, लेकिन मैं आप लोगों को गलत प्रूफ करने आ चुका हूँ। और बीच में हम लोग काफ़ी न्यूज़ मिस कर चुके हैं, तो हम लोग शुरू से देखेंगे कि क्या क्या मेन चीज़ें हुई यहाँ पे, बिकॉज काफ़ी बड़े बड़े इवेंट्स हो चुके हैं बीच में और उन सबको अनकवर्ड हम लोग नहीं रहने दे सकते। और हाँ, अब ये सुन के आप लोग ये मत सोचिएगा कि ये सारी इस वीडियो में जो न्यूज़ होगी वो पुरानी होगी। नहीं, इसमें हम लोग बॉडी बिल्डर्स की रिसेंट अपडेट्स के बारे में भी बात करेंगे और जो इससे पहले बहुत ही इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुए हैं बॉडी बिल्डिंग में, वो भी हम लोग कवर करते हुए चलेंगे। लेकिन सबसे पहले आप लोग ज़रूर ये वीडियो लाइक कर दीजिएगा। वीडियो आप लोग लाइक करेंगे तो मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन बनेगी और वीडियो बनाने की। और चलिए हम लोग वीडियो शुरू करते हैं। तो जल्दी बात करेंगे। यहाँ पे सबसे पहले बात करेंगे हम लोग टोरंटो प्रो की, जहाँ पे हम लोग को देखने को मिला था इयन वेलेयर वर्सेस हसन मुस्तफ़ा की लड़ाई। अब यहाँ पे जैसे कि हम लोग को मालूम है, रिजल्ट जो आया था वो इयन वेलेयर के फेवर में आया था। इयन वेलेयर फुल पॉइंट्स के साथ ये शो जीत गए थे, लेकिन काफ़ी फैंस की माने और मेरी भी माने तो यहाँ पे कहीं ना कहीं अंडरलुक किया गया है हसन मुस्तफ़ा को। देखिए, लास्ट ईयर हसन मुस्तफ़ा स्टमक वायरस से सफ़र कर रहे थे, जिसके चलते उतनी ग्रेट कंडीशनिंग हम लोग को नहीं देखने को मिली थी हसन मुस्तफ़ा की। और हसन मुस्तफ़ा वैसे भी एक ऐसे बॉडी बिल्डर थे जिन्होंने अक्सर अपनी कंडीशनिंग बहुत बेहतर नहीं दिखाई लोगों के सामने, लेकिन इस शो में एकदम फिनोमिनल कंडीशनिंग अपनी लेके आए थे हसन मुस्तफ़ा। उनकी फिजिक में सिर्फ एक फ्लॉ नज़र आ रहा था, वो था उनका मिड सेक्शन उतना बड़ा नहीं था, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत ब्लोटेड ज़रूर नज़र आ रहा था। अब यहाँ पे बात करें अगर इयन वेलेयर की फिजिक में बहुत ज़्यादा कमियाँ नज़र आई हम लोग को। उनकी बैक, हम लोग बहुत टाइम से बात कर रहे हैं कि उनकी बैक में एट्रोफी होते हुए हम लोग को दिख रही है। और यहाँ पे उनके चेस्ट में भी बहुत गड़बड़ नज़र आई। उनके चेस्ट में एक स्प्लिट सा नज़र आया जो कि बहुत ही अनप्लीजिंग लुक दे रहा था उनकी फिजिक को। यहाँ पे इयन वेलेयर ये शो ज़रूर जीते थे, लेकिन उन्होंने जो बोला था वो करके नहीं दिखा पाए। उन्होंने बोला था कि इस बार वो शो सिर्फ इसलिए खेल रहे हैं क्योंकि वो चाहते हैं उनके फैंस उनका बेस्ट वर्जन देख पाएँ। और डेफिनेटली ये इयन वेलेयर का बेस्ट वर्जन नहीं था, बहुत ग्रेट उनकी कंडीशनिंग में नहीं थी। मेरे हिसाब से हसन मुस्तफ़ा की यहाँ पे कहीं ना कहीं सिमिलर या तो बेहतरी कंडीशनिंग हम लोग कह सकते हैं। इयन वेलेयर हसन मुस्तफ़ा से छोटे भी नज़र आ रहे थे और कमियाँ भी बहुत ज़्यादा थी उनकी फिजिक में। और यहाँ पे भी हम लोग ने फाइनली देख ही लिया एक और बार किस तरीके से होती है बॉडी बिल्डिंग में पॉलिटिक्स। खैर, अब इस टॉपिक पे ज़्यादा हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे, बढ़ते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। अब सबसे बड़ा इवेंट जो इस इवेंट के बाद हुआ था वो ये था कि मेंस फिजिक में हम लोग को वेट कैप हम नज़र आने वाली है। यहाँ पे IFBB ने अभी तक ये नहीं बताया कि क्या क्या वेट कैप होने वाली है, लेकिन उन लोगों ने ये ज़रूर बता दिया है कि अब वेट कैप रहेगी मेंस फिजिक के डिवीजन में। क्योंकि काफ़ी बार ये क्रिटिसिज्म देखने को मिल रहा था मेंस फिजिक बॉडी बिल्डर्स के खिलाफ कि वो लोग धीरे धीरे करके बहुत ज़्यादा बड़े होते जा रहे हैं। इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो गया था वेट कैप लगाना, जो कि मेरे लिए ये डिसीज़न काफ़ी परफेक्ट है और बहुत वैलिड ये डिसीज़न भी है। यहाँ पे IFBB ऑफिशियल्स काफ़ी टाइम से मेंस फिजिक के जो बड़े बड़े एथलीट्स थे उनका वेट वो लोग ट्रैक कर रहे थे और उस हिसाब से यहाँ पे सिस्टम बनाया गया है मेंस फिजिक के वेट कैप का। अब यहाँ पे ये भी सुनने में आ रहा है कि क्लासिक फिजिक के भी वेट कैप में थोड़ा सा वेट बढ़ने वाला है हर हाइट के हिसाब से, जो कि एक और बहुत बेहतर चीज़ हो सकती है स्पोर्ट्स के लिए। बिकॉज हम लोग काफ़ी बार ये चीज़ डिस्कस कर चुके हैं कि किस तरीके से कम हाइट वाले क्लासिक फिजिक एथलीट्स के साथ वो जस्टिस नहीं हो पा रहा है जो बड़े हाइट वाले क्लासिक फिजिक के एथलीट्स के साथ होता है। बिकॉज बड़े हाइट वालों के पास ज़्यादा वेट कैप है, ज़्यादा रूम है ग्रो करने के लिए, लेकिन छोटे हाइट वालों के पास उतना रूम नहीं है। यहाँ हम लोग देखें रमोन डिनो के पास बिल्कुल रूम नहीं है ग्रो करने के लिए। यहाँ तक कि काफ़ी बार ऐसा हुआ है कि वो वेट कैप के ऊपर आए हैं, जिसके चलते IFBB को कुछ ना कुछ तो करना ही था जिससे वो अपने टॉप क्लासिक एथलीट्स को खो ना दें। बिकॉज अगर ऐसा ही होता रहा तो वापस से बॉडी बिल्डर कॉम्पीट करने की नहीं सोचेगा, वो कहेगा बस बहुत हो गया। खैर, अब हम लोग क्लासिक फिजिक की बात कर ही रहे हैं तो चलिए हम लोग अब बहुत ही रिसेंट पे आ जाते हैं, रीसेंट अपडेट्स की बात करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले बात करेंगे, आज ही सीबम ने अपनी अपडेट डाली है, वो थी एब्स एंड थाई विद अ वैक्यूम। और सीबम हमेशा की तरह एकदम फिनोमिनली लग रहे हैं, उनके लिए ज़्यादा चीज़ें हैं नहीं बोलने के लिए, बिकॉज कोई ऐसी चीज़ नहीं जो उनके बारे में बोली ना गई हो अभी तक। एक्सट्रीमली फिनोमिनल वो यहाँ पे लग रहे हैं और ग्रेट क्लासिक फिजिक एथलीट हैं वो। एंड अभी भी मेरे हिसाब से कोई भी टक्कर में नहीं आया है सीबम के, और शायद उसका एक बहुत बड़ा रीज़न ये क्लासिक फिजिक की वेट कैप्स ही हैं। और हम लोग वेट और वेट कैप की बात कर ही रहे हैं तो चलिए हम लोग बात करते हैं अर्श कालेसिंस्की की। अर्श कालेसिंस्की की रिसेंट के हम लोग अपडेट देखें तो काफ़ी ह्यूमंगस लग रहे हैं वहाँ पे, और हो भी क्यों ना, बिकॉज अर्श ने अभी कुछ टाइम पहले ही अपनी स्टोरी में ये बताया था कि इस टाइम वो 275 पाउंड्स के आसपास वे कर रहे हैं, यानी कि 125 किलो के आसपास वे कर रहे हैं, जो कि उनकी स्टेज वेट से 50 पाउंड ज़्यादा है।
एंड आई थिंक मुझे नहीं लगता कोई भी क्लासिक फिजिक का एथलीट होगा जो अपने वेट कैप से इतना ऊपर होगा। यहाँ पे एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ रही है अर्थ के सामने कि उनको अपनी फिजिक में बहुत ज़्यादा मसल ऐड करनी है कॉम्पिटिटिव होने के लिए। देखिए भले ही वो टॉप 3 है, लेकिन अगर हम लोग उनका कंपैरिजन करें टॉप 2 और टॉप 1 से, यानी कि सीबम और रमोन से, तो उन दोनों की फिजिक से बहुत नीचे फिजिक नज़र आती है अर्थ की इन टर्म्स ऑफ मसल मास। यहाँ पे अगर एक बार मसल मास अपनी ग्रो कर लें अर्थ, तो देखिए अपनी पोजिंग के दम पे, अपनी प्रेजेंटेशन के दम पे, अपनी कॉन्फिडेंस के दम पे शायद वो जीते तो ना, लेकिन टॉप 2 ज़रूर आ सकते हैं अभी के लिए। और यहाँ पे एक और बहुत बड़ी एडवांटेज है अर्थ के पास जो कि रमोन के पास नहीं है। उनके पास वेट कैप में जगह है अभी ग्रो करने के लिए, और इसीलिए वो बहुत एग्रेसिवली इस टाइम पुश कर रहे हैं अपनी फिजिक को, जिससे वो जल्द से जल्द अपनी मसल मास में इंक्रीमेंट करें, बिकॉज ज़्यादा टाइम नहीं है वापस से प्रेप शुरू होने में, और उनको जो कुछ भी करना है बहुत ही कम टाइम में जल्द से जल्द करना है। अब यही बात कर रहे हैं हम लोग प्रोग्रेस की, तो चलिए हम लोग बात करते हैं रमोन की, बिकॉज रमोन इज़ लिटरली द डेफिनेशन ऑफ प्रोग्रेस। ज़िंदगी में एकदम अपवर्ड ट्रेजेक्टरी की तरह प्रोग्रेस की है रमोन ने। यहाँ पे रमोन ने भी अपनी रिसेंट की फिजिक अपडेट आज ही डाली है, जो कि एक वीडियो थी जहाँ पे उनकी फिजिक हम लोग को झटके में थोड़ी देर के लिए दिखती है। अब देखिए मेरे हिसाब से यहाँ पे बहुत बड़ी चीज़ जो कि रमोन को जीतने से रोक रही है क्लासिक फिजिक मिस्टर ओलंपिया का टाइटल, वो है उनका वेट कैप। उनका अगर वेट कैप थोड़ा सा और इंक्रीज़ हो जाए, मे बी 5 पाउंड्स बस, बहुत ही डेंजरस एथलीट होने वाले हैं रमोन सीबम के लिए। अभी देखिए हम लोग रमोन को टॉप 2 ज़रूर देखते हैं, लेकिन हम लोग कभी भी रमोन को हराते हुए नहीं देख पाते हैं सीबम को। लेकिन ये चीज़ बदल जाएगी अगर 5 पाउंड ऑफ मसल ऐड कर लेंगे रमोन अपनी फिजिक में। अगर आप लोग को याद हो कुछ टाइम पहले उन्होंने जो अपनी फिजिक अपडेट निकाली थी, वहाँ पे हम लोग को पता चला था कि वो 114 किलो के हैं, यानी कि 14 किलो ऊपर हैं वो अपने वेट कैप से। और वहाँ पे भी वो काफ़ी अमेजिंग लगने के साथ साथ एक्सट्रीमली कंडीशन लग रहे थे। इसका मतलब ये है कि हर बार वो क्लासिक फिजिक के वेट कैप के अंडर आने के लिए अपना मसल लॉस करते हैं। एंड इमेजिन अगर रमोन अपना मसल लॉस ना करें और कंप्लीट मसल रख के आए तो कितना करीब हो जाएंगे वो सीबम के, और मे बी सीबम को हराते हुए भी हम लोग को एक टाइम नज़र आ जाए रमोन। लेकिन उस सब को होने के लिए वेट कैप बढ़ाना ही होगा। अब यहाँ पे हम लोग एक और क्लासिक फिजिक के एथलीट की बात करते हैं जो कि करेंटली बहुत ज़्यादा वायरल हुआ है। अब इस एथलीट को काफ़ी लोग फ्रेंच डीनो के नाम से बुलाते हैं। इनका असली नाम स्टेफान है और इनकी फिजिक काफ़ी ज़्यादा कमाल की है। ऊपर से पोजिंग में, प्रेजेंटेशन में आउटस्टैंडिंग है ये। इनकी जो क्लिप्स वायरल हुई थी उसमें अगर हम लोग इनको पोजिंग करते हुए देखें तो एकदम फिनोमिनल पोजिंग करते हैं ये। और क्लासिक फिजिक की एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है पोजिंग, जो कि यहाँ पे इनकी फिगर आउट लग रही है। और स्टीफन भी जल्दी हम लोग को कॉम्पीट करते हुए नज़र आने वाले हैं, एंड अकॉर्डिंग टू मी वो एक बहुत बड़े एथलीट बन सकते हैं क्लासिक फिजिक में। और बीच में यहाँ पे हम लोग को एक और क्लिप दिखी थी जहाँ पे स्टीफन पोजिंग कर रहे थे एंड्रयू जैक के साथ। लेकिन यहाँ पे मैं एक चीज़ ज़रूर बोलना चाहूँगा कि यहाँ पे एंड्रयू जैक काफ़ी ज़्यादा फिनोमिनल लगे थे। एंड्रयू जैक भले ही एक क्लासिक एथलीट नहीं है, लेकिन उनका स्ट्रक्चर कम्प्लीटली क्लासिक है, जो कि एक बहुत ही फन कंपटीशन हो गया था इन दोनों के बीच में, बिकॉज दोनों के स्ट्रक्चर काफ़ी अमेजिंगली क्लासिक हैं। एंड दोनों आपस में पोजिंग कर रहे थे तो काफ़ी ज़्यादा फिनोमिनल लग रहे थे। लेकिन ये बात ज़रूर बोलनी पड़ेगी, कम्प्लीटली ओवर शैडो कर रहे थे, कम्प्लीटली ढके दे रहे थे यहाँ पे स्टीफन को एंड्रयू जैक। अब वैसे तो एंड्रयू जैक की भी बात हम लोग कर ही लेते हैं। एंड्रयू जैक ने अभी कम्प्लीटली अपना कौन सा नेक्स्ट स्टेप होने वाला है वो उन्होंने नहीं बताया है। यहाँ पे कौन सा वो नया शो खेलेंगे अभी तक ये चीज़ उन्होंने डिस्कस नहीं की है। लेकिन काफ़ी लोग ये एजम्पशन लगा रहे हैं कि वो टेक्सास प्रो में हम लोग को दिखने वाले हैं। जिस हिसाब से अगर हम लोग चलें तो 8 वीक्स से थोड़ा और ऊपर हैं अभी वो, और कंडीशनिंग में तो काफ़ी अहेड लग रहे हैं 8 वीक्स के हिसाब से। यहाँ पे देखिए एंड्रयू जैक के लिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, बिकॉज मेरे वन ऑफ द फेवरेट एथलीट है एंड्रयू जैक। बिकॉज उनके पास कमाल का मास है, लेकिन साथ ही साथ उनका स्ट्रक्चर जो है, उनकी फिजिक को जो अमेजिंगली प्लीजिंग लुक देता है, उसकी वजह से मेरी बुक्स में बहुत ऊपर चले जाते हैं एंड्रयू जैक। एंड्रयू के पास डेफिनेटली वो वाव फैक्टर है जो बाकी एथलीट्स के पास ओपन कैटेगरी में नहीं होता है अक्सर। खैर वैसे तो अब हम लोग को ऐसे एथलीट्स बहुत देखने को मिल रहे हैं, लेकिन फिर भी उनमें से सबसे बेस्ट मुझे एंड्रयू जैक लगते हैं। चलिए अब हम लोग अपनी वापस से टाइमलाइन पे आते हैं और बात करते हैं कि क्या हुआ इसके बाद। अब यहाँ पे नेक्स्ट चीज़ जो हम लोग को होते हुए नज़र आई थी वो एक बहुत ही बड़ा इवेंट था। हम लोग ने शुरू में ये चीज़ डिस्कस नहीं की थी, लेकिन ये चीज़ बहुत पहले हुई थी, जहाँ पे स्टीव वाइनबर्गर जो कि हेड जज हैं मिस्टर ओलंपिया के, उन्होंने बोला था अब बिग रैमी को इस टाइम एक ब्रेक लेना चाहिए एक पूरे साल का। बिकॉज उन्होंने ये बोला था कि बिग रैमी की फिजिक में बहुत ऐसी कमियां हैं जो कि बहुत कम टाइम में हील नहीं होने वाली है। उनकी सारी कमियों को हील होने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा और मोस्ट प्रोबेबली उनको एक पूरा
1 साल का ऑफ सीजन लेना ही पड़ेगा वापस से पुराना रैमी बनने के लिए। लेकिन यहाँ पे इसी टाइम हम लोग को रैमी की एक पॉडकास्ट आते हुए नज़र आई जहाँ पे रैमी ने इस सारे इश्यूज़ को डिस्कस किया। यहाँ पे रैमी ने क्लियरली ये चीज़ बोल दी कि ऐसा नहीं होने वाला है, मैं बैठने नहीं वाला हूँ, मैं कॉम्पीट करूँगा। यहाँ पे रैमी ने ये बोला कि चाहे मैं ओलंपिया जीतूँ या टॉप 20 के बाहर प्लेस हूँ, मुझे उससे मतलब नहीं है। मैं कॉम्पीटिंग को इतना ज़्यादा पसंद करता हूँ कि मैं उसे छोड़ नहीं सकता, वो भी 1 साल के लिए। यहाँ पे इस पॉडकास्ट में एक और चीज़ बिग रैमी ने डिस्कस की थी, वो थी ये कि यहाँ पे ओलंपिया में जो बिग रैमी का वज़न था वो 282 पाउंड्स का था और आर्नोल्ड क्लासिक में जो बिग रैमी का वज़न था वो 307 पाउंड्स का था। जो एक चीज़ तो डेफिनेटली क्लियर आउट कर देती है, बिग रैमी को बहुत ज़्यादा बैलेंस बनाना पड़ता है अपनी कंडीशनिंग और फुलनेस में। बिकॉज अगर वो बहुत ज़्यादा कंडीशनिंग की तरफ लीन डाउन होते हैं तो जैसे कि हम लोगों ने देखा ओलंपिया में बहुत बुरे नज़र आए थे वो। और अगर ये चीज़ वो अच्छे से फिगर आउट कर लें, एक बार अपनी कंडीशनिंग और फुलनेस में बैलेंस वो एक बार मेंटेन कर लिए, तो कोई भरोसा नहीं है वो नेक्स्ट ईयर का मिस्टर ओलंपिया जीत सकते हैं। लेकिन अगर वो नहीं भी जीते, इससे उनको फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, बिकॉज वो कॉम्पीटिंग से इतना प्यार करते हैं, इतना पसंद करते हैं कॉम्पीटिंग को कि वो 1 साल बैठ नहीं सकते हैं। अब यहाँ पे बहुत सवाल उठ जाते हैं कि क्या बिग रैमी के लिए उतना टाइम इनफ होगा जितने टाइम में वो अपनी वापस से एट्रोफीज फिक्स कर पाए? क्या इतना टाइम इनफ होगा कि वो वापस से अपनी कंडीशनिंग और अपनी फुलनेस में बैलेंस मेंटेन कर पाए? ये सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और इन सब का जवाब आप लोग ज़रूर कमेंट में बताइए कि क्या करना चाहिए यहाँ पे रैमी को कॉम्पीट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, और अगर नहीं करना चाहिए तो क्यों नहीं करना चाहिए, करना चाहिए तो क्यों करना चाहिए। अगर अभी तक आप लोग को वीडियो पसंद आ रही हो तो ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। अब इसके बाद हम लोग को एम्प्रो क्लासिक होता हुआ नज़र आया जहाँ पे हम लोग को दिखे थे माइकल क्रिजो। अब इस शो में जो मेन टॉक पॉइंट्स थे वो ये थे कि माइकल क्रिजो ने कम्प्लीटली डोमिनेट किया था स्टेज पे। यहाँ पे माइकल क्रिजो की अभी तक की सबसे फिनोमिनल फिजिक हम लोग को देखने को मिली थी। अभी तक की सबसे ज़्यादा ड्राई और हार्ड जो लुक था वो इस शो में हम लोग को देखने को मिला था माइकल क्रिजो का। लेकिन यहाँ पे एक और बहुत बड़ी क्रिटिसिज्म थी माइकल क्रिजो की फिजिक में, वो थे उनके ग्लूट्स। उनकी मैसिव फिजिक के सामने एक्सट्रीमली डाउनसाइज नज़र आ रहे थे। उनको डेफिनेटली इस ऑफ सीज़न में या जितना टाइम बचा है ओलंपिया से पहले, उनको बहुत ज़्यादा फोकस करना चाहिए अपने ग्लूट्स पर, बिकॉज उनके ग्लूट्स उनकी फिजिक का पूरा फ्लो ख़राब कर देते हैं। ख़ास करके बैक से जितने भी बैक शॉट्स थे उसमें उनकी फिजिक बहुत ख़राब नज़र आ रही थी उनके ग्लूट्स के कारण। और उनकी बैक में एक और मैं बात करना चाहूँगा, बैक में काफ़ी इंप्रूव किया है उन्होंने लास्ट शो से इस शो तक। खैर चलिए देखना होगा कि किस तरीके से इंप्रूवमेंट करते हैं इसके बाद माइकल क्रिजो, और बहुत ज़्यादा उनको कोशिश करके अपने ग्लूट्स को इम्प्रूव करना ही करना है। यहाँ पे उसी के बाद हम लोग को सैमसन दौदा और डेरिक लंसफर्ड साथ में पोजिंग करते हुए नजर आए ओलंपिया टीवी के चैनल पे, जहाँ पे मैं एक बात ज़रूर बोलना चाहूँगा कि बहुत बड़े हैं वेट में सैमसन दौदा, ये हम लोग मानते हैं, लेकिन इस पोजिंग के टाइम बहुत ज़्यादा स्मॉल दिखा दिया था यहाँ पे डेरिक लंसफर्ड ने सैमसन को। डेरिक एक्सट्रीमली इम्प्रेसिव यहाँ पे नज़र आए थे, और इस पोजिंग के बाद मुझे डेरिक लंसफर्ड की फिजिक बहुत ज़्यादा इंप्रूव नज़र आ रही है और बहुत ज़्यादा यहाँ पे चांसेस बन रहे हैं डेरिक लंसफर्ड के इस साल ओलंपिया जीतने के। और हाँ, मैं ये चीज़ ज़रूर जानता हूँ कि यहाँ पे इतना इजी नहीं होगा हादी चुपन को हराना, लेकिन जिस लेवल की इम्प्रूवमेंट यहाँ पे डेरिक लंसफर्ड मंथ बाय मंथ, डे बाय डे कर रहे हैं, उस लेवल की इम्प्रूवमेंट शायद कोई भी और एथलीट नहीं कर रहा है ओपन कैटेगरी में। और इस हिसाब से अगर चलते रहे तो कोई उनको मिस्टर ओलंपिया बनने से रोक नहीं सकता है। खैर यहाँ पे एक और बहुत बड़ा इवेंट हुआ था जो कि था शेरू क्लासिक। अब शेरू क्लासिक में मेंस फिजिक में काफ़ी कंट्रोवर्सीज हुई थी, लेकिन यहाँ पे उसके बारे में काफ़ी चैनल्स और बात कर चुके हैं। मैं यहाँ पे एक और बात करना चाहूँगा यहाँ पे काई ग्रीन की। काई ग्रीन ने यहाँ पे की थी गेस्ट पोजिंग, जहाँ पे अभी भी काई ग्रीन बहुत बिग नज़र आए, अभी भी वो क्लोज टू 300 पाउंड नज़र आए थे हम लोग को, जो कि एक बहुत बड़ा सवाल उठाता है कि क्या काई ग्रीन फ्यूचर में कॉम्पीट वापस से करेंगे कि नहीं करेंगे। बिकॉज अगर नहीं करेंगे तो इतने बड़े वो क्यों हैं अभी तक, और अगर है इतने बड़े तो क्या वो कॉम्पीट करेंगे? अब ये सवाल मैं आपके ऊपर छोड़ देता हूँ, आप लोग ज़रूर कमेंट में बताइए कि आप लोग स्टेज पे काई ग्रीन को देखना चाहते हैं कि नहीं, क्योंकि यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो बिल्कुल भी मसल मास में डिक्रीमेंट नहीं नज़र आ रहा है काई ग्रीन के। यहाँ पे बहुत ह्यूमंगस नज़र आ रहे हैं काई ग्रीन, और ये एक बहुत ही क्वेश्चनेबल चीज़ है कि क्या काई ग्रीन प्लानिंग कर रहे हैं कमबैक की या नहीं। आप लोगों को क्या लगता है, आप लोग कमेंट्स में बताइए। अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए। चलिए आज की वीडियो को यहीं खत्म करते हैं, मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।